हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 समरूपता, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं प्रमेय के बारे में। हम इसमें सीखेंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम प्रमेय के बारे में, फिर त्रिभुज का कोण समद्विभाजक प्रमेय और 3 समांतर रेखाओं का अंतःखंड प्रमेय, या 3 समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदन का प्रमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमेय हमारी है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समरूपता टॉपिक के लिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय का बहुत ज्यादा उपयोग है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से इसके प्रमेय को समझना जरूरी है। तो देखिए प्रमेय क्या कहती है। समानुपात की मूलभूत प्रमेय या समानुपात का मूलभूत प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, तो वह रेखा उस त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है या विभाजित करती है। देखिए इसे मैं डायग्राम समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी लिया गया है और उसकी एक भुजा कौन है, बीसी के समांतर खींची गई है रेखा पी क्यू। खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे। तो देखिए रेखा पी क्यू क्या कर रही है, भुजा ए बी और भुजा बी एसी को 2 भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, कट कर रही है। तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। मतलब रेखा पी क्यू अन्य 2 भुजाएं कौन सी, वही ए बी और एसी को समान अनुपात में या समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। कैसे, ऐसे एपी अपॉन पीबी इक्वल एक्यू अपॉन क्यूसी। ये देखिए हमें सिद्ध करना है। तो हमने तत्व में क्या लिया, देखिए त्रिभुज ए बी सी में रेखा पी क्यू किसके समांतर है, भुजा बीसी के समांतर है। रेखा पी क्यू या भुजा ए बी और भुजा एसी अन्य 2 भुजाओं को क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर क्या कर रही है, कट कर रही है, प्रच्छेदित कर रही है। इस प्रकार प्रच्छेदित कर रही है कि ए डैश पी डैश बी, मतलब एक कोलिनियर पॉइंट है, एक रेखीय बिंदु हो गए, एक ही रेखा पे। उसी प्रकार ए डैश क्यू डैश सी। हमें सिद्ध करना है एपी अपॉन पीबी इक्वल एक्यू अपॉन क्यूसी। मतलब रेखा पी क्यू अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर रही है। कब और कर रही है और क्यों कर रही है, यह इसके समांतर है इसलिए। तो इसे हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें सिद्ध करना क्या है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे। रचना हमने कर लिया, ध्यान देना। रेखा पी क्यू और रेखा सीपी खींचा, उसके बिना संभव नहीं है रचना के बिना। अब हम इसकी उत्पत्ति लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए उत्पत्ति में हम क्या बताने वाले हैं। त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू में दोनों त्रिभुजों का ध्यान से निरीक्षण करें तो त्रिभुज ए पी क्यू और बी पी क्यू दोनों ही त्रिभुजों का शीर्ष बिंदु बिंदु क्यू है। और जब 2 त्रिभुजों का शीर्ष बिंदु इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एक ही बिंदु होगा शीर्ष बिंदु, तो वे दोनों त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज होते हैं। में बिंदु क्यू सामान्य शीर्ष बिंदु है, बिंदु क्यू सामान्य शीर्ष बिंदु है। इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। और जब समान ऊंचाई वाले त्रिभुज होंगे तो हमारे पास प्रमेय है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर क्या होगा, जब 2 त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अगर यह शीर्ष बिंदु है तो त्रिभुज ए पी क्यू का आधार क्या होगा, फिर एपी होगा। ये देखिए एपी। और त्रिभुज बी पी क्यू का आधार क्या होगा, पीबी होगा, क्योंकि यह शीर्ष बिंदु है तो यह आधार हो जाएगा।
यहां पे हम कारण देते हुए लिखेंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल प्रमेय। सेम इसी प्रकार से हम अब आएंगे त्रिभुज ए क्यू पी और त्रिभुज सी पी क्यू में या सी क्यू पी में। तो ध्यान दीजिए, इसी प्रकार त्रिभुज एपीक्यू और त्रिभुज सीपीक्यू में, ध्यान दीजिए, सेम जो हमने डिस्कस किया वही चीज। त्रिभुज एपीक्यू और त्रिभुज सीपीक्यू दोनों में ही बिंदु पी क्या है? सामान्य शीर्ष बिंदु है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? समान ऊंचाई वाले त्रिभुज होंगे। इसलिए समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में ऊंचाई पी, शीर्ष बिंदु पी सामान्य बिंदु है, इसलिए दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है। तो हम इसलिए लिख दिया इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सीपीक्यू बराबर क्या होगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होगा। संगत आधार एपीक्यू का आधार क्या हो जाएगा? एक्यू हो जाएगा, और सीपीक्यू का आधार क्या हो जाएगा? सीक्यू हो जाएगा या क्यूसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह शीर्ष बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु है, इसलिए इसके सामने का आधार ये होगा। यह शीर्ष बिंदु है, इसलिए इस त्रिभुज के सामने का आधार ये होगा। तो यहां पर हमने सेम वही पहला कारण लिख देना है, ये कारण ही हम यहां पे लिख देंगे। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो देखिए यहां से रेखा पीक्यू और रेखा बीसी समांतर रेखाएं हैं। रेखा पीक्यू समांतर भुजा बीसी, और त्रिभुज बीपीक्यू और त्रिभुज सीपीक्यू दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज है ना। तथा त्रिभुज बीपीक्यू और त्रिभुज सीपीक्यू दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज हैं। तो हमने क्या पढ़ा है अब तक? दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होती है, मतलब ये दोनों त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। ये बीपीक्यू और सीपीक्यू दोनों ही त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, तो ऊंचाई समान है। आप ध्यान से अगर देखें तो बीपीक्यू और सीपीक्यू दोनों में ही पीक्यू आधार समान है, तो इसका अर्थ यह हुआ दोनों त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई दोनों समान है। तो हम कहेंगे इसलिए दोनों त्रिभुज समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों का शीर्ष बिंदु दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, इसलिए समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। दो कारण बताए थे पार्ट 1 में। तो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होने के कारण दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है, और साथ ही साथ देखिए ध्यान से दोनों त्रिभुजों का सामान्य आधार क्या है? पीक्यू है, और दोनों त्रिभुजों का सामान्य आधार पीक्यू है। तो ऊंचाई भी समान, आधार भी समान। इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसे स्थिति में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे? समान होंगे। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बीपीक्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा? सीपीक्यू। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। परिणाम 3 आ गया। अब अगर आप परिणाम 1, 2 और 3 की तुलना करते हैं तो आप देखिए ये बीपीक्यू और सीपीक्यू दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, देखिए, और एपीक्यू एपीक्यू दोनों में है। इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों इक्वल हुआ ना। परिणाम 1, 2 और 3 की तुलना करने पर ये दोनों अनुपात इक्वल हुआ, इसलिए दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे क्या? परिणाम 1, 2 और 3 से, परिणाम 1, 2 और 3 से यह सिद्ध होता है कि क्या एपी अपॉन पीबी इक्वल एक्यू अपॉन क्यूसी। इसलिए समानुपात का मूलभूत प्रमेय सिद्ध हुआ। इसलिए सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यदि उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। हम आगे प्रमेय पे आते हैं। अब हम आते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम प्रमेय।
कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स। सो क्या है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम? अब उसका उल्टा हो जाएगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। बहुत आसान। पहले प्रमेय में क्या कहा? समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या था? पहले देखिए, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये देखिए डायग्राम, आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये देखिए, ये त्रिभुज एबीसी था, एक रेखा पीक्यू थी जो इसके समांतर थी, तो इन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभक्त कर रही थी। वो समानुपात का मूलभूत प्रमेय था। विलोम प्रमेय क्या कह रही है कि पहले ही ये रेखा PQ इन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभक्त कर रही है। ये देखिए ना, त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभक्त कर रही है। या आपको ज्यादातर सवाल कैसे आते हैं? सिद्ध करो कि यह रेखा इसके समांतर है। तो यह रेखा इसके समांतर कब होगी? उसके लिए आपको पहले सिद्ध करना होगा कि यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर रही है। किस प्रकार से समान अनुपात में विभक्त करेगी? ऐसे AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC। जैसे ही यह सिद्ध हो जाएगा तब आप कह सकते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम प्रमेय अनुसार सिद्ध होता है कि यह इसके समांतर है। तो इस विन्यास का उपयोग केवल करना सवालों के लिए, तो इसे सिद्ध नहीं करना है, समझना है इसे। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर? त्रिभुज ABC में AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। ये दिया रहेगा आपको, दत्त रहेगा, ये आपको दिया रहेगा प्रश्न में। जब ये प्रश्न में दिया रहेगा तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि यह इसके समांतर है। तो याद रखना होगा आपको, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम प्रमेय। तो हम अब कह सकते हैं, इसलिए समान अनुपात या समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम प्रमेय से या विलोम प्रमेय अनुसार, जैसा भी कहें आप, से रेखा PQ समांतर है भुजा BC के। तो बेसिक डिफरेंस है, ये इसके समांतर होगी तो इन दोनों को समान अनुपात में विभक्त करेगी। वो क्या था? समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय था। अब विलोम क्या हो गया? पहले ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समानुपात में विभक्त करेगी और बाद में क्या होगी? तब इसके समांतर। अब हम आते हैं त्रिभुज का कोण समद्विभाजक प्रमेय लेकर। अब हम आ रहे हैं एक महत्वपूर्ण प्रमेय पर, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक प्रमेय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है ये। सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, ये देखिए हमने पहले बनाया त्रिभुज ABC, इसमें कोण ACB का समद्विभाजक है किरण CE। ध्यान देना, त्रिभुज ABC में यह किरण CE क्या है? कोण ACB का क्या है? समद्विभाजक है। कोण की सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान रखना, इस कोण की सम्मुख भुजा का अनुपात क्या होगा? AE अपॉन EB। ये देखो यहां पर अन्य दो भुजाएं क्या है? CA और CB। तो इस कोण की सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है, मतलब AE अपॉन EB बराबर AC अपॉन या CA अपॉन CB। यह सिद्ध करना है। तो देखिए, ये त्रिभुज ABC में रेख CE क्या है? कोण ACB का को इस प्रकार प्रचित्रित करती है कि A डैश E डैश B एक ही रेखा पर है। हमें सिद्ध करना है AE अपॉन EB बराबर CA अपॉन CB। हमने रचना किया, बिंदु B से किरण CE के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींचा की, यहां से यह रचना है, देखिए पूरी, ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमने बिंदु B से एक रेखा
किरण सी के समांतर खींचा, वो समांतर दिख रही कि नहीं, इस प्रकार खींचा कि यह रेखा एसी को बढ़ाने पर बिंदु डी पर क्या करे, प्रच्छेदित करे, दिख रहा है। और ए डैश सी डैश डी मतलब एक ही रेखा पे सीधी हो, टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, सीधा एकदम होगा, ये वो सीधा। अब हम उसकी उत्पत्ति दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, आप 9th में पढ़ चुके हो, ये दोनों समांतर हैं, तो रेख एडी क्या है, इनकी तिर्यक रेखा है, और दो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा एडी द्वारा बनने वाले दोनों कौन से कोण हैं, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और संगत कोण सर्वांसम होंगे। तो हम कहेंगे क्या, त्रिभुज एबीडी में, ध्यान देना मैं पूरा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज एबीडी में रेख, हम पहले इसको नहीं लेते हैं, यहां से हम सीधे सीधे लिखते हैं, रेख सी समांतर रेख बीडी तथा रेख एडी इनकी तिर्यक रेखा है, या रेख एडी इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दोनों संगत कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांसम। कोण ए ई सी बराबर कोण बताइए सी डी पी तथा एक संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद सिर्फ ये दोनों समांतर हैं, और देखिए बीसी भी इनकी तिर्यक रेखा है, देखो ना ये दोनों समांतर, जेड बन रहा है कि नहीं, देखिए ऐसे, तो ये दोनों समांतर हैं और ये कट कर रही है दोनों रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर, इसलिए ये भी तिर्यक रेखा है, इसलिए देखो ध्यान से, ये दोनों एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांसम। तो हम कहेंगे क्या यहां पर, रेख सी समांतर रेख बीडी तथा रेख बीसी इनकी तिर्यक रेखा है, इनकी तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा के संदर्भ में ये दोनों एकांतर कोण सर्वांसम हो गए। तो कोण बीसीई बराबर कोण सीबीडी, सीबीडी एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण सर्वांसम हो गए। अब जरा ध्यान देना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है, ये किरण सी इस कोण की समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण सर्वांसम हुए ना, तो ये तो दिया हुआ है, कोण ए सीई बराबर कोण बीसीई, सर्वांसम कोण बीसीई, ये तो दिया हुआ है, एक तरह से दत्त है, ये डायग्राम के हिसाब से, प्रमेय में दिया हुआ है नहीं। अब परिणाम 1, 2 और 3 की तुलना कर लें, तो परिणाम 1, 2 और 3 से, परिणाम 1, 2 और 3 से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे भाई, ये 3 में सर्वांसम है, ये दोनों कोण सर्वांसम है, दत्त में दिया हुआ है, कोण का समद्विभाजक है ये। तो अगर ये दोनों कोण प्रथम 3 में सर्वांसम है, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, सर्वांसम हो जाएंगे। तो परिणाम 1, 2, 3 से हमें मिलता है कोण सीडीपी बराबर कोण सीबीडी, सीडीबी बराबर सीबीडी। अब देखिए ये दोनों कोण कहां है, सीडीबी सीबीडी, सीडीबी और सीबीडी, ये देखिए ये दोनों कोण यहां पर है, ये दोनों कोण सर्वांसम है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, जब किसी त्रिभुज के दो कोण सर्वांसम हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो ये दोनों भुजाएं सर्वांसम, या ऐसा कह सकते हैं कि सर्वांसम कोणों की सम्मुख भुजाएं सर्वांसम होती है। तो हम यहां पे ले लेते हैं इस कोण की सम्मुख भुजा बीसी और इस कोण की सम्मुख भुजा सीडी। जब दो कोण सर्वांसम हो किसी त्रिभुज के अंदर, तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांसम होती है। हम लिख देते हैं सर्वांसम कोणों की सम्मुख भुजाएं, सर्वांसम कोणों की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा या भुजाएं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी हमें, ये चौथा कथन। अब सिर्फ लास्ट स्टेप में आना है, देखिए ध्यान से क्या होगा, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में ये सी इसके समांतर है, रेख सी समांतर रेख बीडी रचना से। अब हमने पहला प्रमेय क्या देखा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। त्रिभुज में ये इसके समांतर है, तो ये भुजा अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समानुपात में विभक्त करेगी। तो देखा ना, ये इसके समांतर है, तो हम क्या कहेंगे, ए अपॉन ई बी
ए अपॉन ई बी बराबर क्या हो जाएगा फिर, अगर ये इसके समांतर है तो इन दोनों भुजाओं को समानुपात में ए अपॉन ई बी बराबर ए सी अपॉन सी डी या सी ए अपॉन सी डी। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, मूलभूत प्रमेय। ठीक है भाई। अब ये कथन हमारा क्या हो गया 5। अब जरा कथन 4 और 5 को देखिए, हमें सिद्ध क्या करना था, सी ए अपॉन सी बी। देखो ये तो मिल गया हमें सिद्ध करना था सी ए अपॉन सी बी। और कथन 4 में देखो क्या है, सी डी किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। तो मैं सी डी के स्थान पे क्या रख दूंगा, बी सी रख दूंगा या सी बी रख दूंगा। तो ए अपॉन ई बी इक्वल्स सी ए अपॉन वही बी सी कहो या सी बी कहो। परिणाम 4 और 5 से, 4 और 5 से। तो ये सिद्ध हुआ आपका क्या, त्रिभुज का कोर समद्विभाजक प्रमेय। बहुत अच्छी प्रमेय है, बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम बताएंगे 2 मिनट के लिए केवल त्रिभुज 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म। हमने देखा अब तक 2 प्रमेय 1 गुणधर्म। अब हम चौथा गुणधर्म देख रहे हैं, ये प्रमेय के तौर पे नहीं ले रहे हैं। 3 समांतर रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। मान लिया 3 रेखाएं समांतर है, देखो रेखा एल, रेखा एम और रेखा एन, 3 रेखाएं समांतर है। किन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा, किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतःखंडों का अनुपात किसी दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। एक बार और ध्यान से सुनिए, किन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतःखंडों का अनुपात किसी दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये देखिए, ये तीनों समांतर हैं, ये रेखा पी क्या है, इनकी तिर्यक रेखा होगी भाई। तीनों रेखाओं को कट कर रही है ना, काट रही है, तो तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतःखंड कौन से हैं, ये ए बी और बी सी, इनका अनुपात। इस तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंतःखंड कौन से, डी और ई एफ। तो ए बी और बी सी का अनुपात डी और ई एफ के अनुपात के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं 3 समांतर रेखाओं और उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। तो देखिए ध्यान से, रेखा यल समांतर रेखा एम समांतर रेखा एन, ये तीनों रेखाएं समांतर हैं, दत्त में दिया रहेगा। इसलिए 3 समांतर रेखाओं के अंतःखंड प्रमेयानुसार हम यहां पे डाल सकते हैं तथा रेखा पी और क्यू की तिर्यक रेखा है। इसलिए 3 समांतर रेखाओं के अंतःखंड प्रमेयानुसार क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल डी अपॉन ई एफ। यहां पे ये समाप्त होता है।